जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 11th के फिजिक्स का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधारित है भौतिक जगत पर। तो भौतिक जगत का दोस्तों आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर भौतिकी किसको कहा जाता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है और भौतिकी का वर्गीकरण कितने प्रकार की होती है, वो सभी चीज़ हम लोग पहले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भौतिक जगत। तो आदिकाल से मानव जाति की एक उत्सुकता या इच्छा रही है कि वो विश्व के बारे में समझे कि आखिर विश्व में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो कैसी होती है, जैसे कि दिन रात का होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, ज्वालामुखी उत्पन्न होना, भूकंप का आना, सुनामी का होना और जैसे हम लोग कैसे चल पाते हैं, मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो आप तक सुनाई कैसे दे रही है। तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं दोस्तों जिसके बारे में हमेशा से मानव जाति को जानने की उत्सुकता या इच्छा रही है। और इन्हीं उत्सुकता और इच्छा के कारण हमने क्या किया कि हमने आसपास के जो भौतिक पर्यावरण हैं उन भौतिक पर्यावरणों का हमने सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और प्रकृति में जो होने वाली घटनाएं हैं जैसे कि दिन रात का होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, इन सभी के बारे में हमने एक अर्थपूर्ण पैटर्न अर्थात प्रकृति किस तरीके से एक अपना व्यवहार प्रकट करती है उसके बारे में हम लोग ने जानने की कोशिश की। और प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग ने संबंध स्थापित किया कि जैसे दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि दिन होने के कुछ समय बाद क्या होती है, रात होती है, फिर कुछ समय बाद दिन होती है, फिर कुछ समय बाद क्या होती है, रात होती है। तो इस तरह से क्या होती है, प्रकृति अपने आप में कुछ पैटर्न को फॉलो करती है। उस पैटर्न को हमने जानने की कोशिश की और प्रकृति में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके मध्य हमने संबंध स्थापित करने की कोशिश की। और अंत में दोस्तों हमने क्या किया कि प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया कर पाएँ या हम अपने आप को प्रकृति में सर्वाइव कर पाएँ, इसके लिए हमने कुछ हथियारों और औजारों का निर्माण किया ताकि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएँ। ठीक है, तो काफ़ी समय से जो इस तरह की एक प्रयत्न रही है दोस्तों या एक हमने जो प्रयास किए हैं विश्व को जानने की, संसार को जानने की, वो जो प्रयास है आगे चल के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, आधुनिक भौतिकी और प्रौद्योगिकी के लिए एक रास्ता तैयार किया। ठीक है, और इसमें प्रगति हुई काफ़ी। तो अगर मैं बात करूं कि विज्ञान किसको कहते हैं, तो विज्ञान एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में? इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। और इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइंटिया बोलते हैं। ठीक है, साइंटिया एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। और विज्ञान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, एक संस्कृत शब्द है विज्ञान जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना या जानना किसके बारे में, तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएँ हैं, प्राकृतिक घटनाएँ, उन सभी के बारे में सुव्यवस्थित ज्ञान, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना या उनके बारे में जानना, यही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब बहुत सारी सभ्यताएं हुई दोस्तों, जैसे कि चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, और एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और रही है जो है भारतीय सभ्यता हमारी। तो इन सभी सभ्यताओं का विज्ञान में समान योगदान रही है। हमारे ज्ञात इतिहास में 16वीं सदी में सबसे ज़्यादा विज्ञान में प्रगति हुई है। अच्छा, ये विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसका मूल आधार क्या है, तो विज्ञान की प्रगति का मूल आधार सिद्धांत और प्रेक्षणों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वो विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। मतलब सिद्धांत का बनना, फिर उस सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षण होना, तो ये जो दोनों हैं सिद्धांत और प्रेक्षण, इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है यही विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। अब इसके बाद बात करते हैं कि विज्ञान एक सदैव से गतिशील विषय रहा है दोस्तों। गतिशील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना तो कोई सिद्धांत सर्वोपरि है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सिद्धांत हमेशा सत्य रहेगी, और ना तो किसी वैज्ञानिक की एकाधिकार रही है, सत्ता रही है। विज्ञान में हमेशा सिद्धांत बनते भी गए और गलत होते गए, फिर उसमें सुधार होते गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो किसी वैज्ञानिक का यहाँ पे एक अधिकार है, ना तो कोई सिद्धांत हमेशा से सही रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने ग्रहों की जो गति संबंधी है काफ़ी अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ग्रह किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से उसकी मूवमेंट्स होती हैं, तो इन सब के बारे में केपलर ने अध्ययन किया। उसके अध्ययन के बेसिस पर निकोलस
कॉपरनिकस नाम के, निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है सूर्य एक जगह स्थित है और जितने भी ग्रह हैं, है ना, 9 ग्रह, अब एक ग्रह तो अमान्य है प्लूटो, तो 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती हैं। तो वो जो परिक्रमा करती है वो कैसे परिक्रमा करती है, किस पथ पर परिक्रमा करती है? तो निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो वृत्तीय मार्ग पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। बाद में जाके ये जो सिद्धांत है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो गलत साबित हुआ और बाद में ये पता चला कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों वृत्तीय कक्षा में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तीय कक्षा में क्या करती है, गति करती है। तो इस तरह से विज्ञान क्या है, एक प्रगतिशील विषय रहा है जिसमें ना तो कोई सिद्धांत सर्वोपरि है ना तो किसी वैज्ञानिक की सत्ता रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूटन ने जो बात कही या आइंस्टाइन ने जो बात कही वो हमेशा सही होगी, वो गलत हो भी सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है कि विज्ञान में किसी सिद्धांत की ना तो कोई सिद्धांत ना तो हमेशा सत्य रह सकती है ना तो किसी वैज्ञानिक की यहाँ पे सत्ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों भौतिकी की। भौतिकी आखिर कहाँ किसको जाता है? भौतिकी भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार या भौतिक जगत के बारे में अध्ययन, है ना। तो भौतिक संसार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है दोस्तों। ये फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। इसका अर्थ है भौतिकी में हम लोग प्रकृति के बारे में या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिक संसार का अध्ययन करेंगे या प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। भौतिकी का एक्चुअल परिभाषा देना असंभव है दोस्तों, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि आखिर भौतिकी किसको कहा जाता है, तो भौतिकी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि आखिर विज्ञान किसे कहा जाता है और भौतिकी किसे कहा जाता है। भौतिकी के 2 प्रमुख विचार हुए हैं दोस्तों, एक होता है न्यूनीकरण और दूसरा होता है एकीकरण। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो भौतिकी के 2 प्रमुख विचारधारा हम लोग मानते हैं और ये बहुत क्रांतिकारी विचारधारा है दोस्तों। एक है न्यूनीकरण और दूसरा है एकीकरण। और फिजिक्स के पहले चैप्टर में भौतिक जगत में हम लोग न्यूनीकरण और एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग भौतिक जो परिघटनाएँ होती है उसकी जो व्याख्या है हम लोग कुछ ज्ञात संकल्पनाओं और नियमों के आधार पर करते हैं। ठीक है, भौतिकी में जितनी भी परिघटनाएं होती हैं उनका व्याख्या हम लोग कुछ ज्ञात संकल्पनाएं और नियमों के आधार पर करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो वो हमेशा नीचे की ओर जाएगी। वृक्ष से अगर एक फल टूटता है तो वो फल हमेशा कहाँ जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, तो ऐसी सभी घटनाएँ हैं। इसका हम लोग व्याख्या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भौतिकी के वर्गीकरण के बारे में। उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर भौतिकी का जो रुचिकर प्रभाव क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो इसके 2 रुचिकर प्रभाव क्षेत्र हम लोग को समझ आती है। एक होते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा होता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग स्थूल पिंडों के बारे में होने वाली जो घटनाएँ हैं जो कि प्रायोगिक स्तर पर होती है, पार्थिव स्तर पर या खगोलीय स्तर पर जो परिघटनाएँ होती हैं वो सब आपके स्थूल प्रभाव के अंतर्गत आती है। स्थूल मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े पिंडों पर जैसे कि हम लोग प्रयोगशाला के स्तर पर जो कर सकते हैं, पार्थिव स्तर पर जो कर सकते हैं या खगोलीय स्तर की जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो सब आपके स्थूल प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, सूक्ष्म प्रभाव के अगर बात करें तो सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत जो सूक्ष्मतम कण होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, अणु, परमाणु, ये सब क्या है? सूक्ष्मतम कण है दोस्तों। तो सूक्ष्मतम कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो आपकी सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भौतिकी का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है। एक है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर चिरसम्मत भौतिकी किसको कहा जाता है। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आपने 2 प्रभाव पढ़े, एक स्थूल प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम लोग अधिकांशतः स्थूल प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। अब चिरसम्मत भौतिकी के अगर अलग अलग विषयों की बात करें तो चिरसम्मत भौतिकी में जो प्रमुख विषय हैं यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यहाँ पर यांत्रिकी किसको कहा जाता है। तो यांत्रिकी होती है दोस्तों आपको दृढ़ पिंडों पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं।
किसमें? यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी में हम लोग दृढ़ पिंडों पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि किससे संबंधित होती है? न्यूटन के गति के नियम और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस पर आधारित होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ, रॉकेट को जब प्रक्षेपित करते हैं तो वो किन चीज़ों पर आधारित रहती है? तो वो आपके यांत्रिकी के अंतर्गत आती है। रस्सी में उत्पन्न तरंगे, जल में जो उत्पन्न तरंग होती है वो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो मेरी आवाज़ है ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक पहुँच रही है, तो वो क्या है? ध्वनि तरंगे भी इनके अंतर्गत आती है। जल में उत्पन्न तरंगे आती है, तो ये सभी क्या हैं? आपकी यांत्रिकी के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद दूसरा बात करते हैं विद्युत गतिकी। तो विद्युत गतिकी में हम लोग आवेशित कण के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, आवेशित कण क्या करता है? तो इस आवेशित कण के कारण जो उत्पन्न परिघटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। अगर आवेशित कण स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और अगर वही आवेशित कण गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो विद्युत गतिकी के अंतर्गत हम लोग आवेशित कण के कारण जो उत्पन्न होने वाली परिघटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होना, बादलों का गर्जना होना, तो ये सब क्या है? विद्युत गतिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसके एक और विषय की बात करते हैं, वो है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब जैसे प्रिज्म, आप लोगों ने सुना होगा प्रिज्म, 10th क्लास में इसका शायद एक्सपेरिमेंट भी आपने किया है। प्रिज्म की सहायता से हम लोग श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, मतलब रंगों में टूटना। ठीक है, वस्तुओं का दिखाई देना। कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है दोस्तों? वो हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, ये भी आपके प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग बेसिकली प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि कैसे अगर हम लोग दीवार में अपना चेहरा देखें तो नहीं दिखता, लेकिन कांच जैसी चिकनी सतह पे अगर हम लोग अपना चेहरा देखें तो वहाँ पर हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है। और इसके बाद बात करते हैं ऊष्मागतिकी की। तो ऊष्मागतिकी में दोस्तों हम लोग ताप में अंतर से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ तो आपके घर में अगर फ्रिज होगा, ठीक है, या एसी होगा, तो वो जो फ्रिज है, एसी है, वो ऊष्मागतिकी से संबंधित होती हैं। ठीक है, भाप इंजन जो है वो भी ऊष्मागतिकी का पार्ट है। तो इस तरह से आपने चिरसम्मत भौतिकी के बारे में समझा कि आखिर चिरसम्मत भौतिकी किसको कहा जाता है, ये किस प्रभाव पर, या आपके स्थूल प्रभाव या सूक्ष्म प्रभाव, इन दोनों में से अधिकांशतः ये किन परिघटनाओं पर इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा कि चिरसम्मत भौतिकी में हम लोग स्थूल प्रभाव से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, और उसके जो प्रमुख विषय हैं यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी। तो इन सब के बारे में हमने अभी जाना कि आखिर ये क्या होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि दूसरा, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर ये वाला सेक्शन, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर आधुनिक भौतिकी किसको कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं आधुनिक भौतिकी की। आधुनिक भौतिकी जो कि आपके भौतिकी का दूसरा वर्गीकरण है। तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म प्रभावों से संबंधित परिघटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म प्रभाव जैसे जो परमाणु तथा नाभिक के स्तर से संबंधित परिघटनाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रभाव होते हैं। किससे संबंधित होती है? नाभिक तथा परमाणु के स्तर से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो आपके सूक्ष्म प्रभावों से संबंधित होती हैं। तो आधुनिक भौतिकी में दोस्तों हम लोग सूक्ष्म प्रभावों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, अगर वर्तमान स्थिति में बात करें तो वर्तमान में जितनी भी सूक्ष्म परिघटनाएं हैं उसकी व्याख्या के लिए हम लोग क्वांटम सिद्धांत का आधार लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सूक्ष्म परिघटनाएं होती है अभी वर्तमान स्थिति में, उन सभी की व्याख्या हम लोग क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो इस तरह से आपने भौतिकी के वर्गीकरण, 2 वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। एक होता है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर है जिसमें हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ें कि आखिर विज्ञान किसे कहा जाता है, भौतिकी किसे कहा जाता है, और भौतिकी के जो 2 वर्गीकरण हैं चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।